to teach English grammar topic sentence parts of sentence। तो इसमें आज जो हमारा टॉपिक है सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में आप अध्ययन करेंगे। अब इसमें पार्ट्स ऑफ जो सेंटेंस है, हमने इसके पहले भी आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताया कि जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होता है, जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो सब्जेक्ट में जब कोई एक ही वर्ड होता है तब वह मेन वर्ड या हेड वर्ड कहलाता है और वह सब्जेक्ट का कार्य करता है और दूसरा प्रेडिकेट हो जाता है। जब जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो एक अगर सब्जेक्ट में दो वर्ड आ जाते हैं तो एक वर्ड डिटरमाइनर और दूसरा हेड वर्ड हो जाता है और शेष जो आपका होता है प्रेडिकेट का पार्ट हो जाता है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, जब सब्जेक्ट वाले पार्ट में तीन वर्ड हो जाते हैं तो एक डिटरमाइनर का कार्य करता है, दूसरा एडजेक्टिव का कार्य करता है, तीसरा आपका हेड वर्ड हो जाता है और बाकी शेष प्रेडिकेट के पार्ट हो जाते हैं। तो अब हम आते हैं, जब सब्जेक्ट में जैसा यहाँ पे लिखा गया है पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के जो भाग हैं, अगर सब्जेक्ट के भाग में अगर चार वर्ड आ जाते हैं, जैसे आपके होते हैं उसमें डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेड वर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज, अगर ये चार पार्ट अगर आ जाते हैं तो इसको रखने का सिस्टमेटिक क्रम क्या होता है, हम आपको इस चार्ट के माध्यम से बता रहे हैं। अगर ये चारों वर्ड आपको एक साथ दिए गए हैं तो सबसे पहले जो डिटरमाइनर होता है उसको लिखते हैं, उसके बाद जो एडजेक्टिव होता है उसको लिखेंगे, उसके बाद जो हेड वर्ड होता है उसको लिखेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज को लिखते हैं और शेष जो बचता है वह सब प्रेडिकेट का पार्ट होता है, तो प्रेडिकेट के पार्ट में उसको शो कर देते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा गया है, द ओल्ड मैन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर लाफ्स। द ओल्ड मैन, तो यहाँ पे जो द है आर्टिकल से संबंधित जो चीजें होती हैं वो सारी चीजें वो डिटरमाइनर के अंतर्गत आ जाती हैं। उसके बाद चूंकि हेड वर्ड इसमें मैन है और इस मैन को जो क्वालिफाई करने वाला वर्ड है वो एडजेक्टिव कहलाता है और इस एडजेक्टिव को यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ओल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है, इस एडजेक्टिव फ्रेज को यहाँ पे आप लिख देंगे, जैसे स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, ये आप एडजेक्टिव फ्रेज में लिख देंगे। और शेष जो यहाँ पे होता है, यहाँ लास्ट जो लिखा गया, ये सब्जेक्ट के बाद का जो वर्ड है इसको हम प्रेडिकेट के पार्ट में लिख देते हैं और ये टोटल जो होता है ये सभी आपके सब्जेक्ट के पार्ट हो जाते हैं। जैसे हम लेते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल है, ए फैट गर्ल सिटिंग इन द कॉर्नर वेब्स। तो यहाँ पे जो लिखा गया है डिटरमाइनर, ये जो यहाँ पे है वो डिटरमाइनर का कार्य कर रहा है और जो एडजेक्टिव है इस एडजेक्टिव में हम फैट शब्द को लिखेंगे और हेड वर्ड गर्ल है, तो यह जो आपका गर्ल है अब ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए जो वर्ड इसको क्वालिफाई करता है उस हेड वर्ड या नाउन के पहले लिख देते हैं। और यहाँ पे जो एडजेक्टिव फ्रेज है सिटिंग इन द कॉर्नर, ये आपका फ्रेज का कार्य कर रहा है, क्योंकि इसमें प्रीपोजिशन के साथ यदि संयुक्त ये वर्ड हो जाते हैं तो ये सब फ्रेज के रूप में जाते हैं, इनको हम एडजेक्टिव फ्रेज में लिख देते हैं। और उसके बाद प्रेडिकेट के पार्ट में जो विप्स है यहाँ पे इसको प्रेडिकेट के पार्ट में लिख देंगे। अब हम तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ए यंगर ब्रदर इन कानपुर इज इल, या यहाँ पे आप माई भी चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो माई भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सभी वर्ड आपके डिटरमाइनर में ही आते हैं। माई यंगर ब्रदर इन कानपुर इज इल, तो यहाँ पे माई जो हो जाएगा वह इस यंगर को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। तो डिटरमाइन करने वाले वर्ड को हम पहले लिख देंगे और जो एडजेक्टिव का कार्य करेगा उसको यहाँ लिख देंगे एडजेक्टिव के कॉलम में, और जो हेड वर्ड है वो आपका ब्रदर है तो ब्रदर को यहाँ हेड वर्ड के अंतर्गत लिखेंगे। और इन कानपुर यह आपका एडजेक्टिव फ्रेज का कार्य कर रहा है,
इसलिए इसको इन कानपुर कर देंगे और शेष जो वर्ड बचते हैं आपके वो सब प्रेडिकेट का पार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर ये लंबा चाहे सब्जेक्ट के पार्ट में कितना भी लंबा हो वर्ड, अगर हम उनको डिवाइड करके अगर हम सिस्टमेटिक ढंग से लिख दें तो हमारा कभी भी सब्जेक्ट का पार्ट गलत नहीं होगा और आसानी से हम उसको क्रमबद्ध तरीके से रख करके हम आसानी से लिख लेंगे। और शेष जो बचते हैं आप यहाँ प्रेडिकेट के पार्ट में इसको हम दिखा देंगे। तो शेष जो है अभी मैं आगे कुछ और आपको इसके बारे में बताऊंगा और भी सब्जेक्ट में कैसे दिखाना होता है। अब हम आते हैं सब्जेक्ट के ही पार्ट में, जब जिरंद सब्जेक्ट का कार्य करता हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब किसी क्रिया में आईएनजी फॉर्म जुड़ा हुआ होता है तो उनको ये विशेषता, जैसे मान लीजिए हमने एक वर्ड ये लिया प्ले से, हमने बना दिया यहाँ पे आपको प्लेइंग, ये आपको आईएनजी फॉर्म जोड़ करके यहाँ पे हमने बना दिया प्लेइंग। तो इसमें क्या है कि क्या इसमें जो प्ले शब्द है, प्ले हमारा एक वर्ब है और इस वर्ब में जब हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो ये पूरा जुड़ करके यह प्लेइंग हो जाता है। यह भी एक क्रिया का फोर्थ फॉर्म के रूप में इसमें प्रयोग किया जाता है। तो फोर्थ फॉर्म का रूप इसमें जब हम जोड़ देते हैं तो यह मुख्य क्रिया का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म भी हो जाता है और यही मुख्य क्रिया का भी काम करता है और यह सब्जेक्ट के रूप में भी ये कार्य करता है। जैसा कि हाँ हमने आपको बताया, जो जिरंड होता है जब किसी क्रिया में हम आईएनजी फॉर्म जोड़ देते हैं तो वह जिरंड का रूप भी हो जाता है जो सब्जेक्ट का कार्य करता है। जैसे हमने आपको यहाँ दिखाया है कि जो प्लेइंग शब्द है, प्ले में आईएनजी फॉर्म जोड़ने से बना हुआ है प्लेइंग। तो ये प्लेइंग चूंकि किसी क्रिया से पहले प्रयोग किया गया है और क्रिया के बाद यहाँ पे शेष अदर वर्डों को लिखा गया है, तो जो प्लेइंग यहाँ पे शब्द है यह एक जिरंड का कार्य कर रहा है और जिरंड भी यानी क्रिया का आईएनजी फॉर्म भी आपका यह सब्जेक्ट का कार्य करता है। इसलिए यहाँ पर जो प्लेइंग है यह भी सब्जेक्ट के स्थान पे रखा जाएगा और यहाँ पे इज और यूजफुल ये प्रेडिकेट के पार्ट हो जाएंगे। अगर सपोज कीजिए कि ये तीन वर्ड आपके दिए गए हों और इन तीनों वर्डों को अगर आपको कहा जाए कि इसको एक सिस्टमेटिक क्रम से सेंटेंस में लिखिए तो आप क्या करेंगे? आप यही करेंगे कि जो हमारा रूल है, हमको ये पता है कि जिरंड भी वह सब्जेक्ट का कार्य करता है, तो हम इज के पहले सब्जेक्ट को भी लिख सकते हैं और कुछ ऐसे भी टेंस होते हैं जिसमें क्रिया का आईएनजी फॉर्म इन सारी क्रियाओं के बाद ही लगता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि यह जो प्लेइंग है, प्लेइंग यानी खेलना, खेलना क्या है? इज यूजफुल, यह यूजफुल होता है, लाभदायक होता है। तो यहाँ पे इज के पहले ही हम इस जिरंड का प्रयोग करके सब्जेक्ट का रूप इसको दे सकते हैं। हम इसको सब्जेक्ट यदि चाहे बनाना तो हम सब्जेक्ट इसको नहीं बना सकते, यूजफुल इज प्लेइंग नहीं कह सकते। तो हमारा ये रूल होता है कि अगर ये वर्ड्स दिए गए हों और वह बेक्रम में दिए गए हों, उसका कोई क्रम निश्चित न हो, तो हमें क्रम में रखने का यही तरीका होता है कि हम जिरंड को पहले लिखें और उसके बाद से जो प्रेडिकेट के पार्ट होते हैं हम उसको बाद में उसको लिख दें। वैसे ही सेम हमने एक दूसरा भी एग्जाम्पल लिया है, जैसे स्मोकिंग, स्मोकिंग इज हार्मफुल। तो स्मोकिंग क्या, स्मोक में आईएनजी फॉर्म जुड़ा हुआ है यानी क्रिया का ये आईएनजी फॉर्म है, तो स्मोकिंग इज हार्मफुल यह भी आपका सब्जेक्ट का पार्ट हो जा रहा है और हम इसको सब्जेक्ट के ही रूप में इसको लिखेंगे और इज हार्मफुल आपका प्रेडिकेट का पार्ट हो जाएगा। तो ये जो आईएनजी फॉर्म होता है वह जिरंड के रूप में होता है और वह क्रिया का आईएनजी फॉर्म होता है जो सब्जेक्ट का कार्य करता है। तो हमें याद रखना चाहिए क्रिया में अगर आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है तो यह भी सब्जेक्ट का कार्य करता है, सब्जेक्ट के स्थान पे लिखा जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकेंगे। और हम एक और ये लास्ट तीसरा एग्जाम्पल हम दिए यहाँ पे, जैसे वॉकिंग इज यूजफुल, चलना लाभदायक होता है, यूजफुल होता है। तो यहाँ पे वॉकिंग क्या हो गया,
यही आपका सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है और ये gerund के रूप में है और शेष जो आपके वर्ड यहाँ पे इज यूजफुल है, ये सब प्रेडिकेट के पार्ट हैं। अगर आप इज के बाद इसको लिखना चाहेंगे, अगर वाकिंग को इज के बाद लिखना चाहते हैं, इसको यदि यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, जो कभी करेक्ट नहीं होगा। इसलिए आप हमेशा याद रखिए क्रिया में लगा हुआ आईएनजी फॉर्म भी सब्जेक्ट का कार्य करता है, इसलिए आप इसके पहले वॉकिंग को, स्मोकिंग को और प्लेइंग को इनके पहले आप लिख करके सेंटेंस को पूर्ण कर सकते हैं। इस प्रकार आप ये सारे सिस्टमेटिक जो रूल बताए गए हैं, इन नियमों को अच्छी तरीके से सीख लीजिए, जान लीजिए, फिर आपको कभी कोई ऐसी गलती नहीं होगी। अगर नहीं आप वीडियो को क्रम से देखेंगे, सिस्टमेटिकली नहीं देखेंगे, तो आपका जो भी वीडियो छूटेगा सब आपका कहीं न कहीं लॉस होगा। इसलिए आप जो भी समस्या होगी तो कमेंट करके जरूर आप बता दीजिएगा और आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा।